नमस्ते दोस्तों, मैं अनुपम कुमार। आज बात करेंगे भारत के 10 खूंखार सरगना जिन्होंने भारत की पूरी व्यवस्था को हिला के रख दिया। कुछ तो अपने अच्छे कर्मों से रॉबिनहुड भी कहलाए, लेकिन उनमें से कुछ अपनी घिनौनी हरकत और अपनी क्रूरता भरी कर्म के कारण इनके लिए आतंकवादी शब्द भी कम पड़ जाए। तो दोस्तों, इस लिस्ट में, इस सूची में जो पहले स्थान पे आते हैं उनका नाम है भूपत सिंह चौहान। दोस्तों, भूपत के कहर से जहां राजे रजवाड़े और अंग्रेज कांपा करते थे, वहीं गरीब के दिल में इनके लिए सर्वोच्च स्थान था। यही कारण था कि उन्हें इंडियन रॉबिनहुड भी कहा जाता था, जिन्हें कभी पुलिस पकड़ नहीं पाई। भूपत की कई क्रूरता भरी कहानियां हैं, तो कई उनके शौर्य गाथाओं और गरीबों के प्रति उनके प्रेम का गुणगान करती हुई कहानियां भी प्रचलित है। भूपत सिंह राज्य के धाकड़ खिलाड़ी हुआ करते थे। दौड़, घुड़दौड़, गोला फेंक में उनका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण से उन्होंने हथियार उठा लिए। दरअसल भूपत के जिगरी दोस्त और पारिवारिक रिश्ते से भाई राणा की बहन के साथ कुछ लोगों ने बलात्कार किया, जिनसे राणा की पुरानी दुश्मनी थी। जब इनसे बदला लेने राणा पहुंचा तो उन लोगों ने राणा पर भी हमला कर दिया। भूपत ने किसी तरह से राणा को बचा लिया, लेकिन झूठी शिकायतों के चलते वो खुद इस मामले में फंस गया। उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। बस यहीं से खिलाड़ी भूपत मर गया और डाकू भूपत पैदा हो गया। भूपत ने जेल से फरार होते ही राजाओं और अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। भूपत ने सैकड़ों बार पुलिस को चकमा दिया। देश आजाद होने के बाद 1948 में भूपत के कारनामे चरम पर पहुंच गए थे और पुलिस भूपत को रोकने और पकड़ने में पूरी तरह नाकाम हो गई थी। 60 के दशक में डाकू भूपत सिंह अपने 3 खास साथियों के साथ देश छोड़कर गुजरात के सरहदी रास्ते से कच्छ से पाकिस्तान जा पहुंचा। कुछ समय बाद उन्होंने वापस भारत आने का इरादा किया, लेकिन भारत पाक पर मचे घमासान के चलते उनके लिए यह मुमकिन नहीं हुआ। अंततः पाकिस्तान में उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया। अब पाकिस्तान में उन्हें अमीन यूसुफ के नाम से जाना जाता है। धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने मुस्लिम लड़की से निकाह किया। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां हुई। हालांकि उनके साथियों ने भारत आने की कई कोशिशें की, लेकिन उनकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी और पाकिस्तान की धरती पर ही 2006 में उनकी मौत हो गई। उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज से दफना दिया गया। दोस्तों, इस सूची में जो दूसरे नंबर पे आते हैं उनका नाम है संतोख बेन जडेजा। गॉड मदर के नाम से प्रसिद्ध संतोख बेन जडेजा पर एक फिल्म भी बन चुकी है। इस फिल्म में शबाना आजमी ने लीड रोल प्ले किया है। वर्ष 1999 में प्रदर्शित फिल्म गॉड मदर में शबाना आजमी ने एक ऐसे महिला का किरदार निभाया जो अपनी पति के मौत के बाद माफिया डॉन बनकर भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाती है और अपने पति की मौत का बदला लेती है। उसका एक बेटा है जिसका नाम कंडल जडेजा है। लेडी डॉन के नाम से मशहूर ये एक समय में आतंक का पर्याय रह चुकी है। जीवन में कई घातक हमलों से बचने वाली गॉड मदर संतोख बेन जडेजा का मौत 63 साल की उम्र में 5 अप्रैल 2011 को हृदयघात से हो गया था। दोस्तों, इस श्रेणी के तीसरे नंबर पे जो आते हैं उनका नाम है चार्ल्स सोबराज। दुनिया के सबसे शातिर और खतरनाक सीरियल किलर्स चार्ल्स सोबराज को बिकनी किलर भी कहा जाता है। माना जाता है कि 1972-76 के बीच उन्होंने 24 लोगों की हत्या की थी। उनकी चर्चा इसलिए भी की जाती है कि उन्होंने दुनिया भर की पुलिस को खूब चकमा दिया। भेष बदल बदल कर उन्होंने कई देशों का दौरा किया था। हर बार पुलिस के हाथ से बच निकलने के कारण चार्ल्स सोबराज को सांप के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय पिता के संतान चार्ल्स सोबराज का वास्तविक नाम हथचंद भावनानी गुरुमुख चार्ल्स सोबराज है। 1970 के दशक में दक्षिणी पूर्वी एशिया के लगभग सभी देशों में विदेशी पर्यटकों को अपना शिकार बनाने वाला चार्ल्स सोबराज चोरी और ठगी का माना हुआ खिलाड़ी था। वर्ष 2008 में नेपाल में सजा काटने के दौरान चार्ल्स सोबराज ने अपने से बहुत छोटी आयु की नेपाली युवती निहिता विश्वास के साथ जेल में विवाह कर लिया। हालांकि नेपाल जेल प्रशासन लगातार इस बात से इनकार करता रहा। चार्ल्स के जीवन पर अब तक 4 किताबें लिखी गई है और 3 डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। दोस्तों, इस श्रेणी में जो चौथे नंबर पे आता है उसका नाम है छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम। जुर्म की दुनिया के 2 दोस्त छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम अब दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। छोटा राजन ने डी गैंग के कम से कम 3 बड़े गुंडों का
भारत से बाहर कत्ल करवाया। इसमें दुबई में हुआ सुनील सावंत उर्फ सावल्या का कत्ल, दुबई में हुआ शरद सेठी का मर्डर और नेपाल में दाऊद के खासम खास मिर्जा दिलशाद बेग का खून प्रमुख है। अंडरवर्ल्ड के 3 और नाम हैं, हाजी मस्तान, अरुण गावली और रवि पुजारी। इसके अलावा प्रारंभिक दौर में भरत राजन, मुदलियार यानी भरत भाई, भाई ठाकुर, करीम लाला आदि के नाम भी चलते थे। इन सभी पर बॉलीवुड के निर्माता और निर्देशक हरदम फिल्म बनाने के लिए उतावले रहे हैं। दोस्तों, इस श्रेणी में 5वें नंबर पे जो आता है उसका नाम है रंगा और बिल्ला। रंगा और बिल्ला ने 1978 में 2 बच्चों की नृशंस हत्या कर दी थी। यह कांड देश ही नहीं विदेश में भी खासा चर्चित हुआ था। यह दौर ऐसा था जबकि बच्चों की हत्या करने के मामले में कोई सोच भी नहीं सकता था। हालांकि अब देश में कई रंगा और बिल्ला पैदा हो गए हैं, लेकिन रंगा और बिल्ला द्वारा किए गए जघन्य कांड के बारे में आज भी लोगों को मालूम है। रंगा और बिल्ला ने एक सैन्य अधिकारी के बच्चे को अगवा कर दुष्कर्म करने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया था। केस चलने के बाद दोनों को फांसी दे दी गई। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा, जसवीर सिंह उर्फ बिल्ला ने 29 अगस्त 1978 को संजय और गीता चोपड़ा का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया। 3 दिन बाद दोनों भाई बहन के शव बरामद किए गए। रंगा बिल्ला को एक ट्रेन से गिरफ्तार किया गया था और 4 साल तक चली सुनवाई के बाद 1982 में उन्हें फांसी दे दिया गया। दोनों बच्चों के नाम पर बाद में वीरता पुरस्कार शुरू किया गया, जो हर साल दिया जाता है। दोस्तों, इस श्रेणी में जो 6ठे नंबर पे आता है उसका नाम है बंटी चोर। दोस्तों, मजबूत चरित्र का मतलब यह नहीं होता कि आप सदाचारी हैं, नैतिक हैं, धार्मिक हैं। मजबूत चरित्र का मतलब जो आप ठानते हैं वो करते हैं। आप ढूल मूल नहीं हैं। बिग बॉस में आए गए देवेंद्र उर्फ बंटी मजबूत चरित्र का सबसे ताज़ा मिसाल है। बंटी वही शख्स है जिस पर चोरी के 500 मुकदमे चल रहे हैं। इसी के जीवन पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था ओए लकी लकी ओए। मगर बंटी का आत्मसम्मान ऐसा है कि वो सार्वजनिक तौर पर चोर पुकारा जाना कबूल नहीं करता। दोस्तों, इस श्रेणी में जो 7वें नंबर पे आता है उसका नाम है ठग बहराम। बहराम एक बार जिस रास्ते से गुजरता था वहाँ लाशों की ढेर लग जाती थी। वो पीले रुमाल से लोगों की हत्या करता था। 1790 से 1840 तक उसने 931 हत्याएं की। वो अपने शिकार की हत्या उसका गला दबाकर किया करता था। दिल्ली से लेकर ग्वालियर और जबलपुर तक उसका इस कदर खौफ हो गया था कि व्यापारियों ने रास्ता चलना बंद कर दिया था। काफिले के लोग जब सो जाते थे तब ठग गीदड़ रोने की आवाज में हमले का संकेत देते थे। इसके बाद गिरोह के साथ बहराम ठग वहां पहुंच जाता था। अपने पीले रुमाल में सिक्का बांधकर काफिले के लोगों का गला घोट दिया जाता था। लोगों का लाश को कुएं आदि में दफन कर दिया जाता था। बहराम की गिरफ्तारी के बाद उसके गिरोह के बाकी सदस्य भी गिरफ्तार कर लिए गए। ठग बहराम के कारण अंग्रेज सरकार को ठग विरोधी कानून बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार सन 1790 और 1840 के बीच महाठग बहराम ने 931 सीरियल किलिंग की थी, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। वर्ष 1840 में उसे अंग्रेज सरकार ने सजाए मौत दे दी। दोस्तों, इस श्रेणी का जो 8वें नंबर का नाम है वो है बीरप्पन। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जंगलों में बीरप्पन का राज चलता था। तीनों ही राज्य की पुलिस उसे पकड़ने के लिए अभियान चलाया करती थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और वन अधिकारियों समेत 184 लोगों की हत्या, 200 हाथियों के शिकार, 26 लाख डॉलर की हाथी दांत की तस्करी और 2 करोड़ 20 लाख डॉलर की कीमत की 10,000 टन चंदन की लकड़ी की तस्करी से जुड़े मामलों में पुलिस को बीरप्पन की तलाश थी। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उसने लगभग 2000 हाथियों की हत्या की थी, पर उसकी जीवनी लिखने वाला सुनाद रघुराम के अनुसार उसने 200 से अधिक हाथियों का शिकार नहीं किया होगा। उसका 40 लोगों का गिरोह था जो बीरप्पन के कहने पर शिकार, अपहरण, हत्या आदि वारदात को अंजाम देते थे। मशहूर कन्नड़ अभिनेता राजकुमार को बीरप्पन ने सन 2000 में अगवा कर लिया था। राजकुमार की रिहाई के लिए उसने बहुत मोटी रकम वसूली थी। बड़ी मुश्किलों के बाद 1986 में बीरप्पन को एक बार पकड़ लिया गया था, लेकिन वो भाग निकलने में सफल रहा। उसने एक चरवाहे परिवार की कन्या मुथु लक्ष्मी से 1991 में शादी की। उसकी 3 बेटियां थीं, युवा रानी, प्रभा और तीसरी के बारे में कहा जाता है कि बीरप्पन ने ही उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी थी। बीरप्पन मां काली का बहुत बड़ा भक्त था।
वो कई पक्षियों का आवाज भी निकाल लेता था। उसने अंग्रेजी की फिल्म द गॉड फादर कई बार देखी। उसके पास एक प्रशिक्षित कुत्ता और एक बंदर था। उसे कर्नाटक संगीत पसंद था। उसकी इच्छा थी कि वो एक अनाथ आश्रम खोले तथा राजनीति से जुड़े। वीरप्पन को साम्यवादी विचारधारा पसंद थी। वीरप्पन को लगता था कि उसकी बहन मारी और उसका भाई अर्जुनन की हत्या के लिए पुलिस जिम्मेवार थी। 1990 में कर्नाटक सरकार ने उसे पकड़ने के लिए एक विशेष पुलिस दस्ते का गठन किया। जल्द ही पुलिस वालों ने उसके कई आदमियों को पकड़ लिया। फरवरी 1992 में पुलिस ने उसके प्रमुख सैन्य सहयोगी गुरुनाथन को पकड़ लिया। इसके कुछ महीने बाद वीरप्पन ने चामराजानगर के जिले के कोलेगल तालुक में एक पुलिस थाने पर छापा मारकर कई लोगों की हत्या कर दी और वह हथियार तथा गोला बारूद लूट कर ले गया। 1993 में पुलिस ने उसकी पत्नी मुथु लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया। अंततः 18 अक्टूबर 2004 को उसे मार गिराया गया। उसकी मौत पर कई तरह के विवाद हैं। वीरप्पन की पत्नी का कहना है कि उसे कुछ दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। वीरप्पन ने कई बार चेतावनी दी थी कि यदि उसे पुलिस के खिलाफ किसी मामले में फंसाया जाता है तो वह हर एक पुलिस वाले की ईमानदारी पर उंगली उठा सकता है। इसी कारण से उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, इस श्रेणी में जो 9वें नंबर पे नाम आता है उसका नाम है मिस्टर नटवरलाल। ठगी का पर्यायवाची नाम है मिस्टर नटवरलाल। नटवरलाल को कोई भी उसका असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव से नहीं जानता है। चालाकी और ठगी के ललित कला बना देने वाला यह शख्स अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। एक फिल्म भी बनी है मिस्टर नटवरलाल, जिसमें अमिताभ बच्चन हीरो थे। 2 और 2 5, हेरा फेरी और हाल में ही बनी फिल्म राजा नटवरलाल जैसी फिल्मों उनके जीवन से प्रेरित हैं। देश के सारे ठग नटवरलाल का नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं। नटवरलाल की प्रसिद्धि इसलिए भी है कि उसने ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को वास्तविक जीवन में बेच दिया था। अमीर लोगों ने भी उनकी बातों पर यकीन कर लिया। खुद नटवरलाल ने एक बार भरी अदालत में कहा था, सर, अपनी बात करने का स्टाइल कुछ ऐसी है कि अगर आप 10 मिनट तक बात करने दें तो आप वही फैसला देंगे जो मैं कहूँगा। लगभग 75 साल की उम्र में दिल्ली के तिहाड़ जेल से कानपुर के एक मामले में पेशी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवान और एक हवलदार उसे लेने आए थे। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लखनऊ मेल में उन्हें बैठाना था। स्टेशन पर खासी भीड़ थी। पहरेदार मौजूद थे और नटवरलाल बेंच पर बैठा हाँफ रहा था। उसने सिपाही से कहा, बेटा, बाहर से दवाई की गोली ला दो, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जब रिश्तेदार मिलने आएंगे तो दे दूंगा। अब बेचारे सिपाही को क्या मालूम था कि परिवार और रिश्तेदार उसे लाइक नहीं करते थे। पत्नी की बहुत पहले मौत हो गई थी और उनके कोई संतान नहीं था। सिपाही दवाई लेने गया। आखिर 2 पहरेदार मौजूद थे। इसमें से एक को नटवरलाल ने पानी लेने के लिए भेज दिया। बचा अकेला हवलदार। तो उसे नटवरलाल ने कहा, भैया, तुम वर्दी में हो और मुझे जोर से पेशाब लगी है। तुम रस्सी पकड़े रहोगे तो मुझे जल्दी अंदर जाने देंगे, क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। उस भीड़ भाड़ में नटवरलाल ने कब हाथ से रस्सी निकाली और कब भीड़ में शामिल हुआ और कब गायब हो गया, ये किसी को पता नहीं चला। तीनों पुलिस वाले निलंबित हुए और कहते हैं कि नटवरलाल 60वीं बार फरार हो गया। नटवरलाल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वो अपने आप को रॉबिन हुड मानता था। कहता था, मैं अमीरों से लूटकर गरीबों को देता हूँ। उसने कहा कि मैंने कभी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। दोस्तों, इस श्रेणी में जो आखिरी नंबर पे आता है उसका नाम है फूलन देवी। फूलन देवी के जीवन पर एक बहुत ही मशहूर फिल्म बनी है, बैंडिट क्वीन। फूलन देवी से दूर दूर के गांव के रसूखदार लोग ही नहीं, डाकू भी कांपते थे। महिला डकैत फूलन देवी का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के बाद वह सांसद तक बन गई थी। वो कभी गांव की एक आम लड़की हुआ करती थी जिसे केवल अपने परिवार से मतलब था। घर के बाहर से पानी लाना, पूरे परिवार के लिए खाना पकाना, फिर चैन की नींद सोना, बस यही उसका जीवन था। लेकिन अचानक उसके साथ हुई एक घटना ने उसे बंदूक उठाने को विवश कर दिया और चंबल के जंगलों में डाकू ही नहीं, पत्ता पत्ता उसकी आवाज़ से कांपने लगे थे। दरअसल गांव के कुछ लोगों ने फूलन देवी के साथ बलात्कार किया था। बलात्कार करने वाले कुल 11 लोग थे। इस घटना के बाद फूलन देवी का जीवन बदल गया। परिवार ने न्याय की मांग के लिए कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर तरफ से उन्हें मायूसी ही हाथ लगी थी। न्याय नहीं मिलने पर मजबूर हुई फूलन देवी ने बंदूक उठा ली और डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई। एक दिन फूलन देवी अपने ही पूरे लाव लश्कर के साथ गांव में पहुंची। उसके साथ बलात्कार करने वाले 11 लोगों को एक एक कर लाइन में खड़ा कर गोलियों से भून दिया था। वहां उसने कुल 22 लोगों की हत्या कर दी थी।
साल 1981 में फूलन तब चर्चा में आई जब उनके गिरोह पर बेमई में स्वर्ण जातियों के 22 लोगों की हत्या का आरोप लगा। ऐसा करने के बाद फूलन देवी देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में भी चर्चित हो गई। साल 1983 में इंदिरा गांधी सरकार ने उनके सामने आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव रखा। फूलन देवी ने अपने और गैंग के सदस्यों के आत्मसमर्पण के लिए सरकार के सामने कई शर्तें रखी। इसमें उसे या उसके साथी को मृत्युदंड नहीं दिया जाए, उसे वो उसके गिरोह के लोगों को 8 साल से ज़्यादा की सजा नहीं दिया जाए। इस तरह की शर्तें थी इसमें। सरकार ने फूलन की सभी शर्तें मान ली। शर्तें मान लेने के बाद फूलन ने अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया था। बिना मुकदमा चलाए फूलन को 11 साल तक जेल में रखा गया। 1994 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत भी गई। 1998 में वो चुनाव हार गई, लेकिन 1999 में फिर से जीतकर दोबारा संसद पहुंची। साल 2001 में शेर सिंह राणा ने दिल्ली में फूलन देवी की उनके आवास पर ही गोली मारकर हत्या कर दी। जब फूलन की हत्या की गई तब वह मिर्जापुर से सांसद थे। फूलन की मौत को एक राजनीतिक साजिश भी माना जाता है। उनके पति उमेद सिंह पर आरोप भी लगे थे, लेकिन वो साबित नहीं हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो पे अपना लाइक कमेंट जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। अगर ये आपको अच्छी लगी तो शायद आपके दोस्तों को भी अच्छी लगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही जानकारी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ और आगे भी लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।